नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कोलराउस नियम और उसकी उपयोगिता। कोलराउस नियम क्या कहता है और उसकी उपयोगिता किस प्रकार की होती है, उनका अध्ययन हमने पिछली क्लास में किया। आज की क्लास में हम पढ़ते हैं बैटरी। बैटरी किसे कहते हैं? तो बैटरी एक प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल है जिसमें रासायनिक ऊष्मा से विद्युत ऊष्मा का निर्माण होता है। बट इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक गैल्वेनिक सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है और फिर उनकी रासायनिक ऊष्मा से विद्युत ऊष्मा का निर्माण किया जाता है। ये जिस उपकरण के माध्यम से होता है उस उपकरण को पढ़ते हैं बैटरी। तो बैटरी किसे कहते हैं? अगर हम बैटरी को परिभाषित करें तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि वह युक्ति जिसमें दो या दो से अधिक गैल्वेनिक सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर उनकी रासायनिक ऊष्मा से विद्युत ऊष्मा का निर्माण, वह युक्ति जिसमें दो या दो से अधिक गैल्वेनिक सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर उनकी रासायनिक ऊष्मा से विद्युत ऊष्मा का निर्माण किया जाता है उसे बैटरी या बैटरियां कहते हैं। ये तो बैटरी की परिभाषा हो गई, परिभाषित किस प्रकार से करते हैं वो। अब बैटरी की विशेषताएं क्या होती है कि बैटरी वजन में हल्की होनी चाहिए, बैटरी की लागत मूल्य कम होनी चाहिए, बैटरी की कार्य क्षमता अधिक होनी चाहिए और बैटरी में किसी भी प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ नहीं होना चाहिए। बैटरी है वो पोल्यूशन रहित होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाए। ये होती है बैटरी की विशेषताएं। तो बैटरी किसे कहते हैं? कि वह युक्ति जिसमें दो या दो से अधिक गैल्वेनिक सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर उनकी रासायनिक ऊष्मा से विद्युत ऊष्मा का निर्माण किया जाता है उसे बैटरी कहते हैं। और ये जो बैटरी है, ये बैटरी दो प्रकार की होती है। बैटरियां दो प्रकार की होती है। जो भी बैटरी है वो बैटरी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहली बात करें नंबर 1 पर, तो पहली बैटरी है नंबर 1 पर, वो है प्राथमिक बैटरी। प्राथमिक बैटरी या प्राथमिक बैटरियां। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे द्वितीयक बैटरी, दूसरी बैटरी का नाम होगा। पहले बात करें प्राथमिक बैटरी की। प्राथमिक बैटरी किसे कहते हैं? कि ये बैटरी है जो एक बार ही प्रयुक्त होती है। पहली बात तो ये हो गई, ये एक बार ही प्रयुक्त होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसको आप केवल एक ही बार काम में ले सकते हो, पुनः काम में नहीं लिया जा सकता। दूसरी, इसमें अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। इसमें अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। इसमें अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, जो अभिक्रिया पूर्णता को प्राप्त होती है लगभग। अगली बात करें तो अगला हम कह सकते हैं इसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। इसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है।
इसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। जिसको एक ही बार काम में लिया जा सकता है, जिसमें अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया होती है, और जिसको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, वो बैटरी है, वो प्राथमिक बैटरी होती है। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो इसके रूप में प्रयुक्त होने वाली बैटरी है वो है शुष्क सेल, जिसकी खोज लेग्लांसी ने की, इसलिए इसको लेग्लांसी सेल भी पढ़ते हैं। मरकरी सेल, मरकरी सेल ये प्राथमिक बैटरी के रूप में प्रयुक्त होता है। ये दोनों ही हमारे सिलेबस में। तो पहले बात करते हैं हम शुष्क सेल की। कौन से सेल की बात करते हैं? शुष्क सेल। शुष्क सेल, शुष्क सेल की खोज लेक्लांसी ने की। किसने की? लेक्लांसी ने। इसके बारे में बताने वाला वैज्ञानिक है वो लेक्लांसी, लेक्लांसी, इसलिए इसको लेक्लांसी सेल भी कहते हैं। लेक्लांसी सेल भी कहते हैं। तो अगर पूछ ले शुष्क सेल या लेक्लांसी सेल, तो मतलब एक ही है, शुष्क सेल को ही लेक्लांसी सेल कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज किसने की थी? लेक्लांसी ने की थी। अब बात करें इसकी विशेषता की, तो सबसे पहले इसमें एनोड के रूप में, एनोड के रूप में वो जिंक की टोपी होती है। जिंक की टोपी है वो किसका कार्य करती है? एनोड का कार्य करती है। अगर बात करें कैथोड के रूप में, तो कैथोड के रूप में यहां ग्रेफाइट की छड़, जिस पर MnO2 का पेस्ट होता है। ग्रेफाइट की छड़ होती है जिस पर पेस्ट किसका होता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड का होता है। अगर बात करें विद्युत अपघटनी विलयन की, तो इसमें विद्युत अपघटनी विलयन के रूप में जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का विलयन, जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का विलयन है वो विद्युत अपघटनी विलयन के रूप में प्रयुक्त होता है। तो एनोड के रूप में तो होती है जिंक की टोपी, कैथोड के रूप में वो ग्रेफाइट की छड़ होती है जिस पर मैग्नीज डाइऑक्साइड का पेस्ट होता है, और विद्युत अपघटनी विलयन के रूप में जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है, विलयन भरा होता है। ये शुष्क सेल के अंदर सारे होते हैं। अब बात करें हम शुष्क सेल के डायग्राम की, शुष्क सेल की संरचना किस प्रकार की होती है, तो ये होता है शुष्क सेल। देखो ये तो होती है ग्रेफाइट की छड़, किसकी छड़ है? ग्रेफाइट की छड़। इस ग्रेफाइट की छड़ के, इस ग्रेफाइट की छड़ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड का, MnO2 का पेस्ट किया होता है। ये ग्रेफाइट की छड़ पर MnO2 का क्या हो गया? पेस्ट हो गया। इस MnO2 के पेस्ट पर इस MnO2 के पेस्ट पर, पेस्ट के बाहर की तरफ विद्युत अपघटनी विलयन भरा होता है। क्या भरा होता है? विद्युत अपघटनी विलयन भरा होता है। इस विद्युत अपघटनी विलयन के बाहर की तरफ कागज का ठप्पा होता है, कागज का ठप्पा होता है। ये एक हमने कटिंग के रूप में शुष्क सेल का डायग्राम बना दिया, और इस पे एनोड के रूप में किसकी टोपी प्रयुक्त होती है? जिंक की टोपी प्रयुक्त होती है। तो ये यहाँ पर एक हमने टोपी बना ली जिंक, जो किसका कार्य करेगी? एनोड का कार्य। देख इस ग्रेफाइट की छड़, ये जो ग्रेफाइट की छड़ है, इस ग्रेफाइट की छड़ के चारों ओर मैग्नीज डाइऑक्साइड का पेस्ट होता है। अभी हम नामांकित कर देंगे। इसके चारों ओर MnO2 का पेस्ट होता है। ये जो पेस्ट है, ये पेस्ट किसका होता है? MnO2। ये पूरा कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया, और इसके बाहर की तरफ विद्युत अपघटनी विलयन होता है। बात करें देखो,
ये है वो तो है जिंक की टोपी, जिंक की टोपी। ये है ग्रेफाइट की छड़, ग्रेफाइट की छड़ जिस पर किसका पेस्ट है, MnO2 का। ये जो पेस्ट है वो किसका है, MnO2 का। यह है विलयन, ZnCl2 प्लस अमोनियम क्लोराइड। इस प्रकार का जो सेल है, ये सेल होता है शुष्क सेल। ये डायग्राम है वो किसका है, शुष्क सेल का। वापस देख लेना, ग्रेफाइट की छड़ जिस पर MnO2 का पेस्ट किया होता है, ग्रेफाइट की छड़ जिस पर MnO2 का पेस्ट किया होता है, ये किसका कार्य करती है, एनोड का कार्य करती है। सॉरी, ग्रेफाइट की छड़ जिस पर MnO2 का पेस्ट किया होता है किसका कार्य करती है, कैथोड का। जिंक की टोपी है वो किसका कार्य करती है, एनोड का। तो ये लिख दिया, ये किसका कार्य करती है, एनोड का। और जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड ये किसके रूप में प्रयुक्त होता है, विद्युत अपघटनी विलयन के रूप में प्रयुक्त होता है। बाहर की तरफ जो ये आवरण है, ये कागज का आवरण है जो बाहर की तरफ इनको बेंड करके रखता है। इस प्रकार का जो सेल होता है उस सेल को पढ़ते हैं शुष्क सेल। अब बात करते हैं शुष्क सेल के इलेक्ट्रोडों पर अभिक्रिया। शुष्क सेल के इलेक्ट्रोडों पर अभिक्रिया। शुष्क सेल के इलेक्ट्रोडों पर किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो शुष्क सेल में दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड होता है एनोड, एक इलेक्ट्रोड होता है कैथोड। एनोड पर अभिक्रिया होती है वो ऑक्सीकरण होती है, कैथोड पर अभिक्रिया होती है वो कौन सी होती है, अपचयन होती है। यहाँ एनोड के रूप में कौन प्रयुक्त हुआ है, जिंक की टोपी। तो यहाँ एनोड के रूप में अभिक्रिया होगी जिसमें जिंक Zn+2 में बदल जाएगा और दो इलेक्ट्रॉनों का कर देगा उत्सर्जन। कैथोड के रूप में ग्रेफाइट की छड़ है बट उस पर टेस्ट किसका है, मैग्नीज डाइऑक्साइड का, MnO2 का। और विलयन में से कौन सा आयन आ जाएगा, अमोनियम आयन। ये एक इलेक्ट्रॉन का अवशोषण कर लेंगे, एक तो बना लेंगे मैग्नीज ऑक्सो हाइड्रोक्साइड और एक बना लेंगे अमोनिया। ये होती है कैथोड पर अभिक्रिया। एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन अभिक्रिया होती है। अगली बात करें इसके मानक सेल विभव की, इसके ई नोड सेल की। तो इसका मानक सेल विभव है वो 1.50 वोल्ट होता है। शुष्क सेल का मानक सेल विभव कितना होता है, 1.50 वोल्ट होता है। अगर बात करें हम इसके उपयोग की, इसकी बात करें इसके उपयोग, इसका यूज किस में होता है। तो इसका उपयोग है वो रेडियो के चालन में होता है, इसका उपयोग है वो टेप के चालन में होता है। ऐसे जो छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, रेडियो है, टेप है, टेलीविजन है, छोटे उपकरण, छोटा सेल, तो घड़ी है, दीवार घड़ी है, उनके रूप में इनका उपयोग किया जाता है। अब एक बार वापस देखना, सबसे पहले बात करते हैं हम बैटरी। बैटरी किससे कहते हैं, तो वह युक्ति जिसमें दो या दो से अधिक गैल्वेनिक सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करके उनकी रासायनिक ऊष्मा से विद्युत ऊष्मा का निर्माण किया जाता है, उसे कहते हैं बैटरी। अगर पूछ ले बैटरी की विशेषता क्या होती है, तो आप कहोगे जो बैटरी वजन में हल्की होती है, जिसकी लागत मूल्य कम होती है, जिसकी वोल्टता अधिक होती है और जिसमें अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण नहीं होता है, जो प्रदूषण रहित होती है, वो बैटरी है वो अच्छी बैटरी कहलाती है। अब बात करते हैं इस बैटरी के प्रकार की। तो ये बैटरी कितने प्रकार की है, दो प्रकार की है। पहली बैटरी है कौन सी, प्राथमिक बैटरी। तो प्राथमिक बैटरी किसे कहते हैं, प्राथमिक बैटरी का कोई उदाहरण दो। तो प्राथमिक बैटरी किसे कहेंगे, वह बैटरी जिसको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, वह बैटरी जिसमें अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया होती है, वह बैटरी जिसको केवल एक ही बार काम में ले सकते हो, उस बैटरी को कहते हैं प्राथमिक बैटरी। इसके रूप में हमारे सिलेबस में दो बैटरियां हैं, एक बैटरी तो है शुष्क सेल, एक है मरकरी सेल। शुष्क सेल की खोज है वो लेक्लांसी ने की थी, इसलिए इसको लेक्लांसी सेल भी कहते हैं।
अब बात रहती है कि इस सेल से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनता है। तो इस सेल से संबंधित पहला प्रश्न बनता है उसकी संरचना, दूसरा प्रश्न बनता है उसके इलेक्ट्रोड के रूप में, एनोड कैथोड के रूप में कौन सा प्रयुक्त हुआ या विलयन के रूप में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त हुआ। अगला प्रश्न बनता है इसके इलेक्ट्रोडों पर अभिक्रिया। फिर अगला प्रश्न बनता है इसका मानक सेल विभव कितना होता है। फिर अगला प्रश्न बनता है इसका उपयोग क्या है। तो सबसे पहले बात करें शुष्क सेल में, एनोड के रूप में किसकी टोपी प्रयुक्त होती है, जिंक की। कैथोड के रूप में क्या प्रयुक्त होती है, ग्रेफाइट की छड़ जिस पर MnO2 का मैग्नीज डाइऑक्साइड का पेस्ट किया होता है। विद्युत अपघटनी विलयन के रूप में कौन सा पदार्थ होता है, जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का विलयन है वो विद्युत अपघटनी पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। ये तो शुष्क सेल के हो गए एनोड, कैथोड और विलयन। अब इसकी संरचना कैसी होती है, ये रही इसकी संरचना शुष्क सेल का नामांकित चित्र, जिसमें ये देखो हमने सबसे पहले बनाई ये जो छड़ है, ये छड़ किसकी है, ग्रेफाइट की छड़ है। इस ग्रेफाइट की छड़ के चारों तरफ ये जो पेस्ट किया हुआ है, ये पेस्ट किसका है, मैग्नीज डाइऑक्साइड का। ये दोनों है वो किसका कार्य करता है, कैथोड का कार्य करता है। इसके ऊपर की तरफ लगी हुई है जिंक की टोपी, ये जिंक की टोपी किसका कार्य करती है, एनोड का कार्य करती है। इसके बाहर की तरफ ये जो विलयन भरा हुआ, ये विलयन किसका है, जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का विलयन भरा हुआ होता है। ये विद्युत अपघटनी विलयन के रूप में प्रयुक्त होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोडों पर अभिक्रिया की। एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण। कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन। एनोड में क्या होता है, जिंक Zn+2 में बदल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉनों का कर देगा उत्सर्जन। कैथोड के रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड है, अमोनियम आयन इस विलयन में से आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन का अवशोषण करके बना लेगा मैग्नीशियम ऑक्सो हाइड्रोक्साइड, और अमोनियम आयन है वो अपचयित हो जाएगा किसमें, अमोनिया में। इसके मानक सेल विभव की बात करें तो इसका मानक सेल विभव होता है 1.50 वोल्ट, और इसका उपयोग है वो किस में किया जाता है, रेडियो के चालन में किया जाता है, टेप के चालन में किया जाता है, दीवार घड़ी के चालन में इसका उपयोग किया जाता है। ये हुई बैटरी, उसमें प्राथमिक बैटरी में हुई शुष्क सेल। हम पढ़ रहे हैं प्राथमिक बैटरी। प्राथमिक बैटरी में पहली बैटरी देखी थी कौन सा सेल, शुष्क सेल। अब बात करते हैं नंबर 2 पर, बी पॉइंट पर। कौन से सेल की बात करते हैं, मरकरी सेल। मरकरी सेल, छोटा सेल प्रयुक्त होता है उस सेल को कहते हैं मरकरी सेल। अब यहां से जो प्रश्न बनेंगे वो सेम वही बनेंगे, एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, विलयन कौन सा है, इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया किस प्रकार की होती है, तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, तो शुष्क और उसका उपयोग क्या होता है। बात करते हैं मरकरी सेल की। तो मरकरी सेल में हम बात करें एनोड, एनोड पर या एनोड के रूप में कौन प्रयुक्त होता है, एनोड के रूप में प्रयुक्त होता है जिंक अम्लगम। जिंक का इलेक्ट्रोड होता है जिस पर मरकरी का पेस्ट होता है। बात करें कैथोड के रूप में, तो इसमें कैथोड के रूप में प्रयुक्त होता है मरकरी ऑक्साइड का विलयन, HgO का विलयन। बात करते हैं हम विद्युत अपघटनी विलयन के रूप में। यहाँ विद्युत अपघटनी विलयन के रूप में कौन प्रयुक्त होता है, सार का जलीय विलयन। KOH का विलयन है, कौन सा विलयन, जलीय विलयन। KOH को जल के अंदर घोल करके इसमें विलयन बनाया जाता है। बात करते हैं इस पर अभिक्रिया की, तो ये लिख दी इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया, इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया। कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, 2। एक तो कौन सा है, एनोड, एक कौन सा है, कैथोड। पहले आपने लिख दिया एनोड पर, एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण। फिर आपने लिख दिया कैथोड पर, कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन। जोड़ दोगे तो पूर्ण सेल अभिक्रिया हो जाएगी। अगर एनोड पर बात करें तो जिंक अम्लगम है, क्या है, जिंक अम्लगम। यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, विलयन है KOH का, OH माइनस आयन आएगा, ये इसके साथ अभिक्रिया करके बना लेता है जिंक ऑक्साइड प्लस H2O, और 2 इलेक्ट्रॉनों का कर देता है उत्सर्जन। बात करते हैं कैथोड पर, कैथोड पर कौन प्रयुक्त होगा, मरकरी ऑक्साइड। ये मरकरी ऑक्साइड है वो जल के साथ अभिक्रिया करता है और 2 इलेक्ट्रॉनों का करता है अवशोषण, अवशोषण करके बना लेते हैं मरकरी Hg में अपचयित हो जाता है मरकरी ऑक्साइड। ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर के बदल जाती है 2OH माइनस। जब इसको जोड़ोगे तो वो पूर्ण सेल अभिक्रिया हो जाएगी। कैसी हो जाएगी पूर्ण सेल अभिक्रिया, किस जल से, ये जल कैंसिल, इन 2 इलेक्ट्रॉनों से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल,
दो हाइड्रोक्साइड से दो हाइड्रोक्साइड आयन कैंसिल, अभिक्रिया हो जाएगी जिंक प्लस मर्करिक ऑक्साइड, अभिक्रिया करके बना लेगा जिंक ऑक्साइड प्लस मर्करी। ये हो जाएगी शुष्क सेल की पूर्ण सेल अभिक्रिया। अब बात करते हैं अगली, इसके मानक सेल विभव की, इनोड सेल की। तो इसका मानक सेल विभव है वो 1.35 वोल्ट होता है और वो स्थिर होता है। शुष्क सेल है वो लगातार एक समान प्रकार की विद्युत ऊष्मा का निर्माण करता है और उसकी वोल्टता होती है 1.35 वोल्ट। फिर बात करते हैं इसके उपयोग की, इसका उपयोग किसमें होता है? तो छोटे कैलकुलेटर है, जैसे श्रवण मशीन है, कान में सुनने के लिए मशीन प्रयुक्त होती है, उस मशीन में इसका उपयोग किया जाता है। कैलकुलेटर होता है छोटा, उस कैलकुलेटर में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे आपने लिख दिया कान की मशीन में। सुनने की जो मशीन आती है उस मशीन में, कैलकुलेटर में इसका उपयोग किया जाता है। छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में, हैंड वॉच होती है, हाथ पर घड़ी होती है बांधने के लिए, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। वापस देख लेना, पहले हमने पढ़ा शुष्क सेल, लेक्लांसी सेल, दूसरा प्राथमिक सेल है वो है मरकरी सेल। मरकरी सेल को आप सरल शब्दों में ऐसे भी पढ़ा जाता है, अधिकांश एग्जाम में प्रयुक्त किया जाता है, सर्वे यंत्र के रूप में प्रयुक्त होने वाले सेल कौन सा सेल है? सर्वे यंत्र का मतलब कान की मशीन होती है, उस मशीन के अंदर जो सेल प्रयुक्त होता है वो सेल कौन सा होता है? तो वो सेल है मरकरी। फिर इस पर बनता है, इस मरकरी सेल में एनोड, कैथोड और विलयन में के रूप में कौन प्रयुक्त होता है? तो एनोड के रूप में प्रयुक्त होता है जिंक अम्ल, कैथोड के रूप में प्रयुक्त होता है मरकरिक ऑक्साइड, विलयन के रूप में प्रयुक्त होता है सार का जलीय विलयन या जल का सारीय विलयन। इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया कैसी होगी? कैथोड पर ऑक्सीकरण होगा, कैथोड पर अपचयन होगा, दोनों को जोड़ लोगे तो वो हो जाएगी पूर्ण सेल अभिक्रिया। पूर्ण सेल अभिक्रिया जो रेडॉक्स प्रवृत्ति की होगी, यही हो गई। और इसका मानक सेल विभव है वो कितना होता है? इसका मानक सेल विभव होता है 1.35 वोल्ट, स्थिर अवस्था में होता है, लगातार इसी प्रकार की रासायनिक उष्मा से विद्युत उष्मा का निर्माण करता रहता है या इसी प्रकार की विद्युत उष्मा देता है। उपयोग किसमें होता है? कान की मशीन के चालन में होता है, कैलकुलेटर के चालन में होता है, हाथ की घड़ी होती है, छोटी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी होती है, उसके चालन में इसका उपयोग किया जाता है। ये हुई बैटरी में प्राथमिक बैटरी, और प्राथमिक बैटरी में दो, एक शुष्क सेल और एक मरकरी सेल। अब हम बात करते हैं द्वितीयक बैटरी। हम पढ़ रहे हैं बैटरी, जिसमें बैटरी किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक गैल्वेनिक सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर उनकी रासायनिक उष्मा से विद्युत उष्मा का निर्माण किया जाता है, उसे बैटरी कहते हैं। जो दो प्रकार की होती है, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। प्राथमिक का भी हमने उल्लेख किया, जिसमें दो तरह के सेल पढ़े, एक शुष्क सेल या लेक्लांसिक सेल और दूसरा पढ़ा मरकरी सेल। अब हम बात करते हैं द्वितीयक बैटरी की। द्वितीयक बैटरी किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषता होती है? कि इसको एक से अधिक बार काम में लिया जा सकता है, ठीक है। दूसरी, इसमें उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया होगी। अगली बात करें तो इसको काम में एक से अधिक बार लिया जा सकता है, इसका मतलब इसको पुनः आवेशित किया जा सकता है। तो इसकी विशेषताएं क्या होती है कि ये एक से अधिक बार प्रयुक्त होती है, एक से अधिक बार, एक से अधिक बार प्रयुक्त होती है, केवल एक ही बार प्रयुक्त होती है तब तो वो प्राथमिक बैटरी है, और एक से अधिक बार प्रयुक्त होगी वो द्वितीयक बैटरी। नंबर 2, इसमें उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया, उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो दोनों दिशाओं में चलेगी, कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं होती। अगली बात करें, इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है, आवेशित किया जा सकता है। काम में एक से अधिक बार ले सकते हो तो इसको आवेशित भी पुनः कर सकते हो। उदाहरण देखें तो इसके दो उदाहरण हमारे सिलेबस में, एक है सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल, जिसको लेड संचायक सेल भी पढ़ सकते हो।
सीसा का मतलब होता है लेड, तो सीसा संचायक सेल या लेड संचायक सेल, इन्वर्टर बैटरी। और दूसरा हम पढ़ेंगे वो है निकल कैडमियम सेल, NiCd सेल। ये दो है वो हमारे सिलेबस में द्वितीयक बैटरी के रूप में दोनों प्रयुक्त होते हैं, दोनों का उल्लेख करते हैं। पहले हम बात करते हैं सीसा संचायक सेल की, नंबर 1 पर सीसा संचायक, सीसा संचायक सेल, लेड संचायक सेल। ठीक है, इसमें क्या होता है पहले तो वो देखना देखे। तो इसमें ग्रिड बनी होती है, ग्रिड का मतलब होता है छड़ से, इसमें छड़ें बनी होती है, वो पीबी और एसबी के मिश्रण की होती है। जो छड़ होती है वो किसकी मिश्रण की होती है? पीबी और एसबी के मिश्रण की होती है। एक होगा एनोड और दूसरा होगा कैथोड। एनोड के रूप में जो प्रयुक्त होती है उसमें स्पंजी शीशा भरा होता है। क्या भरा होता है? स्पंजी शीशा भरा होता है। वो छड़ ग्रिड है वो एनोड के रूप में प्रयुक्त होती है। कैथोड के रूप में जो प्रयुक्त होती है उसमें PbO2 भरा होता है। क्या भरा होता है? PbO2 का पेस्ट भरा होता है। इसमें विद्युत अपघटनी विलयन की बात करोगे तो इसमें विद्युत अपघटनी विलयन के रूप में 38% अपेक्षित सांद्रता का H2SO4 भरा हुआ होता है। और इसमें जो ग्रिडें होती है, इन ग्रिडों की संख्या 3 से लेकर के 9 तक हो सकती है। अब बात करें हम सीसा संचायक सेल के डायग्राम की, तो इस प्रकार का सेल का डायग्राम होता है। देखो ये हमने बनाया एक उपकरण, इन्वर्टर बैटरी भी पढ़ सकते हो इसको, ये बना दिया। ठीक है, इसमें ग्रिडें लगी होती है। जैसे हम 3 ग्रिड का बना लेते हैं। पहले ये बना ली ग्रिड नंबर 1, फिर ग्रिड नंबर 2, और फिर ग्रिड नंबर 3। ये 3 ग्रिड है। ठीक है, 3 ग्रिडें बना दी। दूसरी बनी तो इसकी होती है ये ग्रिड नंबर 1, ग्रिड नंबर 2 और ग्रिड नंबर 3। ये तीसरी, ये ग्रिड है वो किसकी बनी होती है? पीबी और एसबी के मिश्रण की बनी। इनको जोड़ दिया, आपस में संयोजित कर दिया। फिर इनको भी जोड़ दिया आपस में। ये ठीक है, एक में आपने भर दिया, इसमें जो भरा ये मान लिया भरा हुआ स्पंजी शीशा, स्पंजी शीशा लेड भरा हुआ। जिसमें स्पंजी शीशा भरा होगा वो किसका कार्य करेगी? एनोड का। जिसमें आपने PbO2 का पेस्ट भरा, इसमें आपने भर दिया क्या? PbO2 का पेस्ट। जिसमें आपने PbO2 का पेस्ट भरा वो किसका कार्य करेगी? कैथोड का। हो गया। इसके अंदर जो विलयन भरा होता है, ये ले लिया आपने विलयन, जो ग्रिडों के बीच में भरा हुआ होता है, ये विलयन ले लिया। ये विलयन है वो 38% अपेक्षित सांद्रता का किसका विलयन है? H2SO4 का विलयन है। और इन दोनों ग्रिड की बात करें, चाहे इसकी करें चाहे इसकी करें, ये किसकी है? पीबी और एसबी के मिश्रण की है। क्या है? ग्रिड है। इस प्रकार का जो सेल होता है, इस सेल को पढ़ता है सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल जो द्वितीयक सेल है। इन्वर्टर बैटरी भी इसको सरल शब्दों में आप पढ़ सकते। अब बात करें इसके इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रिया। तो इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया देखोगे, एक इलेक्ट्रोड तो कौन सा होगा? एनोड। एनोड पर अभिक्रिया कौन सी होती है? ऑक्सीकरण।
दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा होगा? कैथोड। कैथोड पर अभिक्रिया कौन सी होती है? अपचय। देखते हैं, देखें एनोड पर भरा हुआ क्या है? लेड। विद्युत अपघटनी विलयन में से क्या आएगा? SO4-2। ये इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा? लेड सल्फेट PbSO4। और कितने इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर देगा? 2 इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर देगा। कैथोड के रूप में क्या भरा हुआ है? PbO2। विलयन में से आएगा H+ और SO4-2। और जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां बाहर निकले वो 2 इलेक्ट्रॉन का ये कर लेगा अवशोषण। क्या बना लेगा कि एक तो बन जाएगा लेड सल्फेट PbSO4, यहां पर भी दोनों इलेक्ट्रोडों पर जमा होता है लेड सल्फेट। H+ है वो SO4 तो यहां पर प्रयुक्त हो गया, इस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बना लेगा 2H2। ये हो जाएगी कैथोड पर अभिक्रिया। जोड़ दोगे तो बन जाएगी पूर्ण सेल अभिक्रिया। क्या बन जाएगी? पूर्ण सेल अभिक्रिया। और ये जो पूर्ण सेल अभिक्रिया होगी वो कौन सी प्रवृत्ति की होगी? रेडॉक्स प्रवृत्ति की होगी, जिसमें आप ये कह सकते हो कि इन 2 इलेक्ट्रॉनों से ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कैंसिल। क्या बन गया? Pb प्लस PbO2 प्लस, इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो 4H प्लस 2SO4-2। अभिक्रिया करते हैं बन जाता है 2H2SO4। 2H2SO4 अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? PbSO4 और PbSO4, 2PbSO4। और क्या बन जाएगा? 2H2। ये हो गई सीसा संचायक सेल की पूर्ण सेल अभिक्रिया। और ये पूर्ण सेल अभिक्रिया जो होती है, ये पूर्ण सेल अभिक्रिया किसके समय होती है? निरावेशन के समय होती है। किसके समय? निरावेशन के समय, डिस्चार्ज के समय, मींस रासायनिक ऊष्मा से विद्युत ऊष्मा का निर्माण होता है, उस समय इस प्रकार की अभिक्रिया होती है। क्योंकि ये अभिक्रिया कौन सी प्रवृत्ति की होती है? उत्क्रमणीय परिवर्ती की होती है। अगर पूछ ले आवेशन के दौरान, चार्जिंग या आवेशन, उसके दौरान किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? तो उसके दौरान उल्टी अभिक्रिया होगी। कैसी हो जाएगी कि लेड सल्फेट किसके साथ अभिक्रिया करेंगे? जल के अणुओं के साथ अभिक्रिया करेंगे। क्या बना लेगा? Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। ये हो गई आवेश के दौरान, चार्जिंग के दौरान होने वाली अभिक्रिया। अब एक बार वापस देखना, हम बात करते हैं द्वितीयक बैटरी की। किसे कहते हैं? कि वह बैटरी जिसको एक से अधिक बार काम में लिया जाता है या प्रयुक्त होती है। इसमें अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया प्राथमिक बैटरी में हो रही थी, इसमें उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया होगी जो दोनों दिशाओं में चलेगी और कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं होगी। इसमें उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया होती है और इसको पुनः आवेशित कर सकते हो, मतलब इसको चार्ज कर सकते हो, चार्जेबल होती है। कौन कौन सी होती है? तो एक होती है सीसा संचायक सेल और एक होती है निकल कैडमियम सेल। अधिकांशतः प्रयुक्त होती है सीसा संचायक सेल क्योंकि इसकी लागत मूल्य कम है। निकल कैडमियम सेल कम प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी लागत मूल्य अधिक है। सीसा संचायक सेल को इन्वर्टर बैटरी भी पढ़ सकते हो। इसमें जो ग्रिडें बनी होती है जिनकी संख्या 3 से लेकर के 9 तक होती है, ये ग्रिडें है वो Pb और Sb के मिश्रण की बनी होती है। जिस ग्रिड में स्पंजी सीसा भरा होता है वो एनोड का कार्य करती है। जिस ग्रिड में PbO2 का पेस्ट भरा होता है वो कैथोड का कार्य करती है। और विद्युत अपघटन विलयन के रूप में 38% अपेक्षित सांद्रता का H2SO4 होता है। यहाँ 38% इसलिए लिखा क्योंकि दोनों जगह, दोनों इलेक्ट्रोडों पर लेड सल्फेट जमा होता है। इसका मतलब है H2SO4 है वो विलयन में, सेल में लगातार प्रयुक्त होगा। अगर उसकी मात्रा कम हो जाएगी, सेल की कार्य क्षमता, सेल की कार्य अवधि भी कम हो जाएगी। अगर दोनों को जोड़ दोगे तो वो तो हो गई निरावेशन के दौरान, डिस्चार्ज के दौरान होने वाली अभिक्रिया, जहां रासायनिक ऊष्मा से विद्युत ऊष्मा का निर्माण होता है। और जहां चार्जिंग के दौरान लिखोगे आवेशन के दौरान, तो लेड सल्फेट जल के साथ अभिक्रिया करके Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 का निर्माण करता है। यह है आपका सीसा संचायक सेल या इन्वर्टर बैटरी, द्वितीयक बैटरी। अब द्वितीयक बैटरी में ही हम बात करते हैं कौन से बैटरी की? निकल कैडमियम सेल। नंबर 2 पर निकल
कैडमियम सेल, NiCd सेल। किससे कहते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रोड के रूप में ये प्रयुक्त होता है? तो हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड तो होगा एनोड, एनोड के रूप में यहाँ प्रयुक्त होता है, वो होता है कैडमियम Cd। दूसरा इलेक्ट्रोड होगा कैथोड, कैथोड के रूप में प्रयुक्त होता है निकल ट्राई हाइड्रोक्साइड, निकल ट्राई हाइड्रोक्साइड। विद्युत अपघटनीय विलयन के रूप में प्रयुक्त होता है सार का जलीय विलयन, सार का जलीय विलयन। किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? तो ये हमने अभिक्रिया लिख दी। एक अभिक्रिया कौन से इलेक्ट्रोड पर होगी? एनोड पर। कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण। एक अभिक्रिया किस पर होगी? कैथोड पर। कौन सी अभिक्रिया होगी? अपचयन अभिक्रिया होगी। जोड़ दोगे तो पूर्ण सेल अभिक्रिया हो जाएगी। एनोड पर है कैडमियम, 2OH माइनस आयन के साथ अभिक्रिया करेगा, कैडमियम ऑक्साइड बना लेगा, प्लस जल का अणु बना लेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉनों का कर देगा उत्सर्जन। कैथोड पर देखोगे तो निकल ट्राई हाइड्रोक्साइड 2 इलेक्ट्रॉनों का अवशोषण करेगा, निकल डाई हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा और 2OH माइनस का निर्माण कर देगा, 2OH माइनस आयनों का निर्माण कर लेगा। अगर अभिक्रिया हम देखेंगे, संतुलित करेंगे तो इस 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, इन 2 हाइड्रोक्साइड आयनों से 2 हाइड्रोक्साइड आयन कैंसिल। पूर्ण सेल अभिक्रिया किस प्रकार की हो जाएगी कि कैडमियम निकल ट्राई हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा और बना लेगा क्या? कैडमियम ऑक्साइड प्लस निकल डाई हाइड्रोक्साइड, और एक और क्या बन जाएगा? जल का अणु। ये हो जाएगी पूर्ण सेल अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया, जो कौन से सेल में होती है? निकल कैडमियम सेल में होती है। इसकी कार्य क्षमता सीसा संचयक सेल की तुलना में अधिक होती है, परंतु लागत मूल्य अधिक होने के कारण इसका उपयोग बहुत कम होता है। ये हो गई द्वितीयक बैटरी। द्वितीयक बैटरी पहले तो प्रयुक्त करने का कारण क्या, मतलब किससे कहते हैं उसका पूछ ले, फिर सीसा संचयक सेल और निकल कैडमियम सेल के बारे में पूछ ले, इलेक्ट्रोडों पर अभिक्रिया किस प्रकार की होती है, संरचना कैसी होती है, और कौन से की कार्य क्षमता अधिक होती है, किसकी कम, और सीसा संचयक सेल अधिक प्रयुक्त क्यों होता है। ये सारे प्रश्न इससे संबंधित पूछे जाते हैं। तो आज हमने आज की क्लास में पढ़ा बैटरी और बैटरी के प्रकार। अगली क्लास में पढ़ेंगे जिसमें संचारण और ईंधन सेल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज की क्लास अगर आपको ठीक लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।